बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से कि जनरल फैज हमीद किस क्वालिटी का जनरल है, अच्छा जनरल है, बुरा जनरल है। और उसके बीच बीच में प्रमोशन वीडियोस भी आ रही थी जिसमें वो कभी पीएमए के अंदर एज ए अलमनाई जाकर बैठा हुआ था और वहां पर अपने कैडेट्स के दिन को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था। ये तमाम तर चीजें क्या थी, जनरल फैज हमीद का ओवरऑल करियर वगैरह क्या रहा है, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज है कि हम जनरल फैज हमीद की अच्छी अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं। जनरल फैज हमीद अच्छा कमांडर रहा है, इनिशिएटिव रहा है। इनिशिएटिव उसे कहते हैं कि एक ऐसा कमांडर जो सेल्फ स्टार्टर हो, जिसको आप मतलब किक स्टार्ट नहीं हो, जिसे आपको कोई एडवाइस देनी ना पड़े, जिसे आप कहें कि ये चीजें हैं जो ब्रॉडर पॉलिसी है, ये जो तुम्हें काम करना है सो करना है। उसके बाद वो खुद ही मैनेज कर ले अपने रिसोर्सेज, कैसे लाने, कहां से लाने, कैसे बंदे बिठाने, क्या करना है क्या नहीं करना, ये तमाम तर चीजें वो खुद ब खुद कर लेगा। उसे बस आपने एक ब्रॉड पॉलिसी इंस्ट्रक्शन दे दी, उसके बाद वो लोकल चीजें सारी की सारी खुद मैनेज कर लेगा। ये बात जनरल फैज में अच्छी थी। उसको अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे देता था कि ये चीजें ऑब्जेक्टिव्स हैं जो तुम्हें हासिल करने हैं, फिर कैसे भी करो, वो खुद ही अपना रास्ता बना लेता था कि ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने कैसे हासिल करने। सो इसे कहते हैं स्टार्टर, इनिशिएटर, ऐसा बंदा जो गो गेटर हो, जो जाकर काम करके आ जाए। सो इस हवाले से जनरल फैज हमीद बिल्कुल माना जाता था और ये इसका बड़ा क्रेडिट है कि जनरल फैज हमीद ने बहुत कुछ हासिल भी किया अपने मिलिट्री कैरियर के अंदर। ऑपरेशन ज़रबेस के अंदर भी ये था, वहां पर भी इसने बहुत कुछ हासिल किया। इंडिया के ऊपर जो ब्लैक ऑप्स बनाने थे वो भी इस बंदे ने किए और उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर भी सर्व किया, कराची के अंदर डेटा कलेक्ट करना इंटेलिजेंस के हवाले से, वो भी सारा का सारा काम इस जनरल फैज हमीद ने किया था। उसके अलावा पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटीज के साथ ताल्लुकात बढ़ाना, जब आईएसआई के अंदर रहा था, यहाँ पर अपने स्फेयर्स वगैरह बढ़ाना, ये भी जनरल फैज ने किया। उसके बाद डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे और डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के तौर के ऊपर कौन से डेटा कलेक्ट करने, कौन से नहीं करने, कहां से करना, ये वो तमाम तर माइक्रो लेवल की चीजें थी जो इन्होंने बड़ी ऑर्गेनाइज की, बड़ी सॉर्ट आउट की। यूं समझ लीजिए पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल सिस्टम है, या यूं समझ लीजिए पाकिस्तान आर्मी के अंदर डेटा के ऊपर एल्गोरिथम्स बनाना, डेटा के थ्रू जंगों को लड़ना, जिसे हम साइबर वॉरफेयर भी कह सकते हैं, वो सारी की सारी जो जंगे वगैरह थी वो जनरल फैज हमीद ने ही प्लांट की। और भी बहुत सारे जनरल थे जिन्होंने शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन जनरल फैज हमीद ने इसे बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देने की कोशिश की। ये इनकी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के अंदर गो गेटर का खिताब होना कि ये बंदे को अगर टास्क दे दो तो ये हासिल कर लेगा, ये तो इनके पास ऑलरेडी था। उसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिकन विड्रॉ कर रहे थे, उस टाइम पर इनका बड़ा कलीदी रोल था। इन्होंने बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की, अफगानिस्तान को सिक्योर करने की, पाकिस्तानी बॉर्डर को सिक्योर करने की, और वहां पर जो भी ऐसे विंग्स थे जो पाकिस्तान के लिए थ्रेट बन सकते थे, वो सारे के सारे इन्होंने एलिमिनेट करने की कोशिश की। बीएलए के ऊपर भी बड़ा अच्छा काबू पाने की कोशिश की। बीएलए के मोस्टली नेटवर्क्स को एक्सप्लोर किया, उन्हें तबाह करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग पूरी की पूरी चेन्स को एक्सप्लोर करके उनको तबाह करने की कोशिश की। ये जनरल फैज हमीद के कैरेक्टर में आती हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से और भी मसले थे, जैसे इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए इनको आईपीपीज को टेबल पर लाना था। ये भी तमाम तर चीजें जनरल फैज हमीद ने और एफआईए ने मिलकर काम किया था। इसमें जनरल फैज हमीद का भी काम था, लेकिन एफआईए वालों का बहुत ज्यादा काम था जो अंडरमाइन किया गया, और आईबी वालों का भी काम था। ये वो चीजें थी जो जनरल फैज हमीद के क्रेडिट में आती है, लेकिन कुछ चीजें जो उनके क्रेडिट में नहीं आती। उनमें सबसे बड़ी चीज ये आती है कि ये जनरल बाजवा के बहुत करीब थे। पाकिस्तान में यह समझा जाता है कि ये जनरल बाजवा के बिल्कुल मुखालिफ थे, ऐसा नहीं था। ये जनरल बाजवा के बहुत करीब थे। जनरल बाजवा ने इनको आईएसआई में भेजा ही इसलिए था क्योंकि जनरल बाजवा समझते थे कि ये मेरा बंदा है। लेकिन अल्टीमेटली जब इमरान खान के साथ जनरल फैज की ज्यादा बनने लगी और इमरान खान के कहने के ऊपर जनरल फैज बहुत ज्यादा इमरान खान को चीजें हासिल करवाते रहे और इमरान खान के साथ सीक्रेटली मीटिंग करते रहे, इमरान खान के साथ मिलना जुलना बढ़ गया, तब जनरल बाजवा को यह बात हजम नहीं हो रही थी। और ये जनरल बाजवा को बात जनरल फैज के हवाले से भी नहीं, जनरल जुबैर के हवाले से, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनके हवाले से भी हजम नहीं हो रही थी। और जनरल जुबैर के साथ भी मतलब है ना, जनरल बाजवा का झगड़ा रहता था। वो चाहते थे कि इमरान जनरल जुबैर के क्लोज ना हो जाए। तो एक्चुअली में जनरल बाजवा इमरान खान के चारों तरफ वही आदमी बिठाना चाहता था जो उसके क्रोनीज हो, जो उसके वफादार हो। सो इसी वजह से जनरल बाजवा और इमरान खान में इख्तलाफ भी रहते थे। जनरल जुबैर बेचारे के तो मिलने तक नहीं दिया जाता था। बार बार इमरान खान को कहता जुबैर से मिलने की कोई जरूरत नहीं, जुबैर को यूं कर दो, जुबैर को वो कर दो। और जब जनरल बाजवा को पता चला कि डीजी आईएसआई भी इससे ज्यादा मिल रहा है, तो जनरल बाजवा के लिए घंटी बज गई खतरे की, क्योंकि जनरल बाजवा को पता था डीजी आईएसआई अगर इमरान खान के साथ कोऑपरेट करेगा और जनरल जुबैर इमरान खान के साथ कोऑपरेट करेगा तो आर्मी चीफ की कोई हैसियत नहीं रहने वाली। बाकी जो भी बचेगा वो 10 कोर का कमांडर बचेगा। अगर 10 कोर के कमांडर को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाकर खुद अपने साथ मिला लिया तो जनरल बाजवा की तो छुट्टी हो जाएगी। जनरल बाजवा के पास तो कोई ट्रूप्स वगैरह भी नहीं होते, 10 कोर के पास ट्रूप्स होते हैं। ये 111 ब्रिगेड तो 10 कोर के अंदर आती है। सो इसी वजह से जनरल बाजवा बड़ा इनसिक्योर था। सो इसी वजह से ये डरता था कि डीजी आईएसआई के साथ इमरान खान के रिलेशन कुछ ज्यादा बढ़ गए, इसी वजह से डीजी आईएसआई को ये हटाना चाहता था। आप बार बार ये चीज नोट करेंगे, जब भी इमरान खान डीजी आईएसआई के साथ विजिट के लिए आईएसआई के हेडक्वार्टर जाता था तो जनरल बाजवा भागता हुआ आता था। ये बंदे का काम भी नहीं होता था डीजी आईएसआई के हेडक्वार्टर में आने का, लेकिन फिर भी भागता हुआ आता था कि ये दोनों कहीं अकेले में ना मुलाकात कर ले।
ये अकेले में मिलकर कोई ऐसी बात ना करते जो मेरे खिलाफ हो। सो खुद बैठ जाता था और खुद बात करने की कोशिश करता और मीडिया के अंदर ये दिखा था कि हम तीनों मिलकर मुल्क को चला रहे हैं। ये सरासर ड्रामा था। जनरल बाजवा बड़ा इनसिक्योर हुआ करता था कि जब जनरल आईएसआई वाला जनरल फैज और इमरान खान के बीच में डायलॉग वगैरह हुआ करते थे। सो ये वो तमाम तर चीजें थी। अब आपको एक और चीज के ऊपर आते हैं जो कि जनरल बाजवा ने हामिद मीर के थ्रू करवाई। हामिद मीर के साथ जनरल बाजवा के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, ये किसी को शक नहीं रहना चाहिए। और हामिद मीर और पीपल्स पार्टी के अच्छे ताल्लुकात रहे, पीपल्स पार्टी और जनरल बाजवा के अच्छे ताल्लुकात रहे। सो आपको समझ आना चाहिए कि ये ट्रायंगल किस तरह से चल रहा था। अब आते हैं हामिद मीर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जब असद तूर के ऊपर जो कुछ हुआ था। अब असद तूर को जो जूते मारे गए थे ना, वो तो इमरान खान के कहने के ऊपर आईएसआई ने मारे थे। आईएसआई के इंटरनल विंग के डीजीसी थे जनरल फैज हमीद के अंडर में, उसने ही असद तूर को जूते मारे थे। अब असद तूर को जो जूते पड़े वो इमरान खान के कहने के ऊपर पड़े। ये बात हामिद मीर को किसने बताई? ये बात हामिद मीर को जनरल बाजवा ने बताई। अब ये देखे किस तरह का नेक्सस चल रहा था उस टाइम के अंदर। असद तूर को जूते इसलिए पड़े थे क्योंकि वो बुशरा बीबी के हवाले से बहुत घटिया बातें कर रहा था। और बुशरा बीबी तो बस इमरान खान की ऐसी कमजोरी बन गई है कि पाकिस्तान की पता नहीं कैसे जान छूटेगी इससे। ये एक और जनरल रानी हमारे गले पड़ गई है। सो ये बातें हामिद मीर को कौन बता रहा था? ये बातें हामिद मीर को जनरल बाजवा बता रहा था पीपल्स पार्टी के थ्रू। अब हामिद मीर ने जो असद तूर के हवाले से जाकर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीच सड़क पे ऊपर, वो सड़क के ऊपर क्या बात करी थी हामिद मीर ने? हामिद मीर ने कहा था अगर तुम लोग हमें ये तंग करोगे ना, हमें इस तरह से घरों में आकर घुस के मारोगे तो हम भी बता देंगे कि किसकी बीवी ने किसको कहां पर गोली मारी थी। एक्चुअली में हामिद मीर वो बात बताना चाहता था जो जनरल फैज से रिलेटेड थी। जनरल फैज का एक मोरल कैरेक्टर थोड़ा ठीक नहीं है। उसने पता है क्या किया? उसकी बीवी जा रही थी मायके वगैरह, सो वहां पर उसने कोई अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह बुला ली अपने घर के अंदर। उसके बाद ये हुआ कि उसकी बीवी ने यू टर्न लिया और वापस आ गई घर में और उसने कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में जनरल फैज हमीद को देख लिया। तो फौजी की बीवी थी, उसने उठाई बंदूक और मार दी गोली जो लग गई जनरल फैज की बम के ऊपर। उसके बाद सीएमएच मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज होता रहा जनरल फैज हमीद का। और ये तमाम तर चीजें छुपाई जाती रही। और ये छुपाई हुई चीजें हामिद मीर को किसने बता दी? ये भी सोचने का सवाल है ना। ये बताई थी जनरल बाजवा ने। और क्योंकि जनरल बाजवा जनरल फैज के ऊपर प्रेशर डालना चाहता था कि तुम इमरान खान से दूर रहो, तुम मेरा पता काटने की चक्कर में ना रहो, और सीओएस आर्मी चीफ ही इमरान खान को डील करेगा और कोई जनरल इमरान खान के साथ बातचीत वगैरह नहीं करेगा। सो ये था जनरल बाजवा का प्लान। इसी वजह से आप देखेंगे कि हामिद मीर को लॉन्च किया गया जनरल फैज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, और कुछ ही दिनों के बाद हामिद मीर का प्रोग्राम बंद हुआ और कुछ ही दिनों के बाद दोबारा से खुल गया। सो ये दोबारा किसने खुलवाया? ये भी तो जनरल बाजवा ही था ना। इस तरह की साजिशें हो रही थी पाकिस्तान के सर्कल के अंदर, पाकिस्तान के मिलिट्री सर्कल के अंदर। और कितना इनसिक्योर और घटिया बंदा था जनरल बाजवा जो ये सब कुछ कर रहा था। एक और चीज आप देखेंगे, जब इमरान खान का हुकूमत का टाइम था तो आप देखेंगे कि जो पीडीएम है, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई या मौलाना फजल रहमान हो गया, वो ज्यादातर टारगेट कर रहे थे जनरल फैज हमीद को। अब जनरल फैज हमीद को उसको टारगेट क्यों कर रहे थे? डीजीआईएसआई को क्यों कर रहे थे? जनरल बाजवा को क्यों नहीं कर रहे थे? पहले उन्होंने जनरल बाजवा को करने की कोशिश की, उसके बाद जनरल बाजवा ने कहा मैं तो तुम्हारा बंदा हूं, तो मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो? तुम्हें बताता हूं एक्चुअली में इमरान खान की मदद कौन कर रहा है। डीजीआईएसआई मदद कर रहा है, जनरल फैज हमीद मदद कर रहा है। उसके बाद जनरल बाजवा ने पूरी की पूरी डिटेक्शन देना शुरू कर दी। ये 2-3 साल पुरानी बात है, वहां से ये सारा चक्कर चल रहा था। और उसके बाद जनरल बाजवा ने स्लोली सारा का सारा डेटा फीड करना शुरू कर दिया इनको जनरल फैज हमीद के हवाले से। उसके बाद देखेंगे आप पीडीएम बिल्कुल एग्जैक्टली टारगेट कर रही थी और मीडिया, जियो न्यूज, ये सारे के सारे लोग एग्जैक्टली जनरल फैज हमीद को टारगेट कर रहे थे। इस वजह से टारगेट कर रहे थे कि क्योंकि उनको पता था कि जनरल फैज हमीद प्रो इमरान हो चुका है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन भी उसे यही कहता है, क्योंकि डीजीआईएसआई प्राइम मिनिस्टर के अंडर सर्व करता है और प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल करता है। सो आईनी किरदार उसका भी यही था। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ये देखो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, एक मीडिया के अंदर फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश करना, झूठा प्रोपेगेंडा करना, जो कि जनरल बाजवा बना रहा था बाय द वे। सो ये तमाम तर चीजें इसलिए की जा रही थी कि डीजीआईएसआई को हटाया जाए, क्योंकि नून लीग को, पीपल्स पार्टी और पीडीएम को पता था अगर जनरल फैज हमीद यहां पर रहता है और वो इमरान खान का वफादार रहता है तो ये किसी भी तरह का ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट नहीं कर सकते। इसीलिए ये सारा का सारा पहले मीडिया के अंदर नैरेटिव बनाया गया, इमरान खान की गवर्नमेंट तो डीजीआईएसआई बनाकर बैठा हुआ। उसके बाद जाकर जनरल फैज को हटाया गया और वहां से एक टट्टू किस्म का जनरल नदीम अंजुम को जाकर बिठाया गया, और जिसके बाद ये सारा कुछ गंद पाकिस्तान के अंदर हुआ। सो ये देखे जनरल बाजवा कितना इनसिक्योर था, जनरल जुबैर से इनसिक्योर था, जनरल फैज हमीद से इनसिक्योर था। कोई भी ऐसा जनरल जो इमरान खान के ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करता, उन सब जनरलों से जनरल बाजवा इनसिक्योर था। और इसी वजह से ये सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट हुआ। और इसमें जनरल फैज हमीद अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान का एंड टाइम के ऊपर साथ ना दिया। अगर वो चाहते तो वो रेजिस्ट करके डीजीआईएसआई बनकर रह सकते थे, लेकिन उनको भी डर लगने लगा क्योंकि जनरल बाजवा के इरादे वो भाग चुके थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि सेफ एग्जिट ले लो, जान छुड़ाओ, इससे यहाँ पर बहुत ज्यादा गंद होने वाला है। इसी तरह से ये सारे के सारे मामला कैरी आउट हुए। हालांकि जनरल फैज के पास बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि वो करप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो मोरली करप्ट भी नहीं है। उनके मलिक रियाज के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहते थे, मलिक रियाज ने उनको बहुत ज्यादा बंगलोज वगैरह भी गिफ्ट किए। ये वो चीजें चलती रहती है फौज के अंदर, लेकिन एक्चुअली में स्टार्टर था
बंदे के पास इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी होती थी। इसीलिए आईएसआई के अंदर वो बंदा आना चाहिए जिसके पास एबिलिटी हो कि वो इनिशिएटिव ले सके। ये जो जनरल नदीम अंजुम है ना, ये खुसरी है, इसको कुछ भी नहीं पता, इसको पिंकी पिंकी बोलते हैं यहाँ पर आर्मी के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बस यही कहना था मुझे। थैंक यू वेरी मच।